नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो मुझे ये आशा है, ये उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बाबा भोलेनाथ आप सब पर ऐसी कृपा बरसाए कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहें और लगातार आप पढ़ते जाएं। मैं मेरे इस चैनल के साथ जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्हें इस बात से अवगत करा दो कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। किसी भी स्टेट का कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी स्टेट की बिल्कुल छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर के हाईएस्ट एग्जाम, ठीक है, हाईएस्ट एग्जाम पीएससी एग्जाम, किसी भी स्टेट की पीएससी एग्जाम तक में जहां भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, वहां पर भैया जहां भी ज्योग्राफी पूछी गई है, दोबारा सुन लेना, वो सारी ज्योग्राफी को हम कवर करते हैं, चाहे इंडिया का कोई सा स्टेट क्यों ना हो। ठीक, तो आप सभी के लिए सबसे पहले तो ये खुशी की बात है। दूसरी सबसे खुशी की बात ये होगी कि 2024 की अपडेट ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, जो भी नए हमारे फैक्ट जुड़े हैं, जो भी अपडेट हुई हैं सारी चीजें, वो बिल्कुल अपडेट करके मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। तीसरी खुशी की बात आपके लिए ये होगी कि बिल्कुल मैं जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं भैया, ये ज्योग्राफी बिल्कुल चित्रात्मक है। चित्रात्मक का मतलब है कि जहां मैप है, इंडियन मैप है, बिल्कुल इंडियन मैप में आपको सारी चीजें यहां दिखाई गई है। जहां तक पॉसिबल है गूगल से भी मैंने सारी फोटोज लेके आपको दिखाई है। जैसे ये आप देखिए अंडमान निकोबार पीछे लगा है, जैसे पिछले क्लास में आपने देखा है, हर टॉपिक में मैंने आपको देखा है, जो चीज जहां तक संभव थी भैया वहां तक मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, पुनः ये आशा करता हूं आप इन क्लासेज का लगातार लुत्फ उठा रहे होंगे। उन सभी नए विद्यार्थियों को यह आश्वस्त कर दूं कि इंडियन ज्योग्राफी की हमारी जो क्लासेज चल रही हैं, ये क्लासेज 100% प्रमाणिक है। ठीक है, हमारी पूरी टीम हमारे साथ बैठती है, एक एक कंटेंट को, जो कंटेंट की जितने भी टॉपिक्स हैं, बिल्कुल सबको ध्यानपूर्वक तैयार किया जाता है। ये देखा जाता है कि ज्योग्राफी में ये लगातार जो गवर्नमेंट एग्जाम है, इन एग्जाम के अंदर पैटर्न किस हिसाब से चेंज हो रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आजकल बदलते हुए जा रहे हैं, इन सबको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपके सामने एकदम जोरदार तरीके से हम कंटेंट आपके सामने रख रहे हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल ये चिंता छोड़ दीजिए कि सर ये कंटेंट हमारा किस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। बिल्कुल ये सारी चिंताएं हमारी है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उन सभी विद्यार्थियों को आश्वस्त कर दूं, कुछ हमारे साथी हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है, एक इनकी मनोदशा ये रहती है कि ये सोचते हैं कि इनको YouTube से यदि कोई फ्री पढ़ा रहा है भैया, या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, तो आप उसे बिल्कुल फोकट का समझ लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान रखना, मैं पुनः उन सभी विद्यार्थियों को, मैं उन सभी साथियों को यह आश्वस्त कर दूं कि हमारे द्वारा इस चैनल पर जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है 2024 में, ध्यान रखना भैया, पुनः बोल रहा हूं, 2024 में यहां से किसी भी एक टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिएगा और आपके किसी भी कोचिंग संस्थान से, सबको चुनौती है। ठीक, बिल्कुल जी हां, सबको चुनौती देते हुए मैं कहता हूं आप क्या करें, हमारे कंटेंट से तुलना करें, हमारे कंटेंट से ज्यादा सटीक और प्रमाणिक यदि आपको कोई पढ़ा देता है तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं। ठीक, कोई ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं बना है, किसी में आप पढ़ के देख लीजिए। जी हां, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर मैं आपको क्या करता हूं, जितने भी लगभग 5 से 7 सालों में ज्योग्राफी के किसी भी स्टेट में क्वेश्चन पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप बताता जाता हूं। आप मेरी पूर्व की क्लास यदि देखेंगे तो हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने भारत की झीलें पढ़ी है, दूसरे नंबर पर भारत की नदियां पढ़ी हैं, तीसरे नंबर पर भारत में ऊर्जा संसाधन पढ़ा है, चौथे नंबर पर भारत में खनिज पढ़ लिया है, छठवें और पांचवें नंबर पर मैंने भारत में कृषि पढ़ा दी है, और छठवें नंबर पर भारत का भौतिक विभाजन कंप्लीट होने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था, हिमालय के बाद प्रायद्वीपीय पठार ढंग से पढ़ा दिया था भैया। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ा दिया था सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान मैंने आपको ढंग से पढ़ा दिए थे। चौथे नंबर पर मैंने आपको क्या पढ़ा दिए थे भैया, पूर्वी तट और पश्चिमी तट पढ़ा दिए थे। इन तटों के साथ ही हमने जितने बंदरगाह थे वो सारे बंदरगाहों की चर्चा कर ली थी। और लास्ट 5वें नंबर पर हम देख रहे हैं द्वीप पढ़ रहे हैं। द्वीपों को भी मैंने भैया 2 भागों में बांट दिया है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। इनको भी मैंने 2-2 भागों में बांटा है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, एक तो तट के निकटवर्ती हैं, वे द्वीप की चर्चा करेंगे, एक तट के दूरवर्ती द्वीप हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं, जिनमें हमने अंडमान निकोबार शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की हम चर्चा कर रहे थे।
तो उन सभी विद्यार्थियों को पुनः मैं अवगत करा दूं कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक में किसी भी समस्या लग रही है, आप मेरे इस सरल भूगोल चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद कृपया करके कोई एक टॉपिक मेरा पूरा पढ़ें। जी हाँ, एक पार्ट 1 से लेके पार्ट जितने भी हैं, आप ढंग से यदि एक टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे कंटेंट में कितना दम है। जी हाँ, आप पुनः ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि विद्यार्थी के मन में सबसे ज्यादा अविश्वास होता है। जी हाँ, उसको यह लगता है कि हमें यदि कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई लोचा तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म बेशक नया नया है, हमसे कम विद्यार्थी जुड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ हमारे साथ भी लोग जुड़ेंगे, हमारी मेहनत को देखेंगे, हमारे कंटेंट को देखेंगे। और मैं आपको पुनः यह आश्वस्त करता हूं, एक टॉपिक कोई भी मेरा आप ढंग से पढ़ेंगे तो पूरी ज्योग्राफी, आप इंडियन ज्योग्राफी यहीं से पढ़ने वाले हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मैं आप पुनः नए विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, उन्हें अवगत करा दूं कि पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे अंडमान और निकोबार। ठीक है, कहां तक पढ़ लिया था, उससे आगे की मैं चर्चा करता हूं। पुनः आपको दोबारा समझाता हूं भैया, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखिए, मैंने दो भागों में बांटा है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप है भैया, और दूसरे बी नंबर पर मैंने बांट दिया है, कौन सा है, अरब सागर के द्वीप। मैंने बंगाल की खाड़ी के द्वीप को भी दो भागों में बांटा था, एक तो तट के दूरवर्ती और एक तट के निकटवर्ती। तो तट के दूरवर्ती में सबसे पहले हमको पढ़ना था बंगाल की खाड़ी में, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वैसे मैंने आपकी क्या क्या चर्चा की थी पिछली क्लास में, दोबारा सुन लीजिए, नए विद्यार्थियों को पुनः समझा दूं। हम ज्योग्राफी में प्रत्येक टॉपिक का चित्र बनाते हैं। सबसे पहले मैप में बनाते हैं भैया, मैप में देखते हैं ये चीज है कहां, फिर उसको और खोलते हैं। खोलने के बाद हर टॉपिक के, चाहे भारत की झीलें हो, चाहे भारत की नदियां हो, चाहे भारत में औद्योगिक प्रदेश हो, चाहे भारत में खनिज हो, चाहे भारत में कृषि हो, चाहे हमने जो भी हिमालय पढ़ा हो, हिमालय के अलावा हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़े हो, चाहे उत्तर भारत के मैदान पढ़ लिए हो, चाहे हमने कुछ भी चीज पढ़ी है, चाहे बंदरगाह पढ़ लिए हो, सबको हमने खोल खोल के चित्रात्मक पढ़ा है। और यहीं पर मैं आपको पुनः ये चित्र बता रहा हूं। ये चित्र आपको याद है तो आज तक किसी भी स्टेट की कैसी भी एग्जाम में आप देखेंगे कि इन अंडमान निकोबार से एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। जी हाँ, बिल्कुल, आप पुनः सुनेंगे कौन कौन सी बातें हैं। आज तक जितनी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली है मैंने सारे यहाँ पर मर्ज कर दिए हैं इस चित्र में, और आगामी समय में जो आपसे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो केवल और केवल ये चित्र है। पुनः सुनते जाइए, मैंने आपको क्या समझाया है, आप ध्यान दीजिएगा भैया। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, जो विद्यार्थी पिछली क्लास से नहीं जुड़ा था वो अब यहां से शुरू कर दे। और पुनः सबको आश्वस्त करूं, जो विद्यार्थी नए हैं पूर्व की क्लासों को जाकर के जरूर देखें ताकि आपको सारा टॉपिक समझ में आए। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भैया, सबसे पहले मैं मार कर लेता हूं भैया, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। कहां रख दिया भैया मारकर हमारा, ठीक है भैया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये अंडमान है। देखिए इधर आप देखेंगे तो ये अंडमान है और ये निकोबार है। क्या है भैया, ये अंडमान है और ये क्या है, निकोबार, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक, अब इस अंडमान और इस निकोबार को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है भैया, आप देखेंगे कि ये अंडमान है, ये निकोबार है। मैंने अंडमान को चार भागों में बांट दिया था, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। वैसे आप देखेंगे भैया तो अंडमान निकोबार पर कई सारे द्वीप हैं, लेकिन मुख्यतः बड़े बड़े द्वीपों को इसमें शामिल किया गया है। तो मैंने अंडमान में चार प्रमुख मोटे मोटे द्वीप हैं, तो वो कौन से हैं, उत्तरी अंडमान, ये मध्य में है तो मध्य अंडमान, इसके तुलना में ये दक्षिण में है तो दक्षिणी अंडमान, और ये छोटा है तो इसके लिए नाम दे दिया छोटा अंडमान। इन चारों को मिलाकर दे दिया है अंडमान। ऐसे ही निकोबार है, इस निकोबार में तीन हमें बड़े बड़े द्वीप दिखाई देते हैं जिनका नाम हमने रख दिया भैया कार निकोबार, छोटा निकोबार और मध्य निकोबार। ठीक, तो अंडमान निकोबार को सबसे पहले तो हमने मोटे मोटे द्वीप हैं उनके नाम देख लिए हैं भैया। आगे मैंने आपको चर्चा की थी कि इस अंडमान व निकोबार की जो विस्तार है, भारत में विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अंडमान व निकोबार का विस्तार है। यह आपने यहां पर देख लिया है। अब आप देखेंगे
ऐसे तो कई सारे द्वीप हैं, लेकिन प्रमुख द्वीपों की हमने चर्चा की है। इस अंडमान निकोबार में ही सबसे उत्तर में यदि देखा जाए भारत का, तो एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या है? लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, ऊपर देखेंगे हम इस 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जस्ट ऊपर म्यांमार का एक द्वीप है भैया, जिसका नाम है कोको द्वीप। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार का कोको द्वीप को अलग करने वाला इस चैनल का नाम क्या है? तो कोको चैनल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पिछली क्लास में लिखा भी चुका हूं और पढ़ा भी चुका हूं। पुनः आप देखेंगे उत्तरी अंडमान है। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान है, इस पर एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है भैया? सैंडल चोटी या सैंडल पैक कह लीजिए, सैंडल पीक कह लीजिए, जिसकी ऊंचाई है 378 मीटर है। कितनी है? 378 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। दोबारा सुन लेना, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो आपको सैंडल चोटी बतानी है भैया, जो कहां स्थित है ये भी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान में निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तब आपको बताना है मध्य अंडमान है। साइज में देख लीजिए, सबसे बड़ा द्वीप मैंने बनाया है, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान में निकोबार। मैंने आपको यह भी बता दिया कि इस दक्षिणी अंडमान है, इस दक्षिणी अंडमान की राजधानी है, दक्षिणी अंडमान पर इस अंडमान में निकोबार की एक राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो आपको आंसर देना है पोर्ट ब्लेयर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? तब आपको बताना है ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान के दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर मैंने आपको 13 बंदरगाह पढ़ाए थे, याद कीजिए पिछली क्लासों में। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास का अध्ययन नहीं किया है तो पुनः आश्वस्त कर दो भैया, पिछली क्लासों का लगातार अध्ययन करते रहें, कोई बात नहीं, लाइव क्लास लेते रहें रोज रात के 8 बजते ही, और आप पिछली क्लासों का अध्ययन करते रहें ताकि सारी चीजें लिंक करता रहूं। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बता दूं, मेरी क्लास में एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला जाएगा जो आपको नया लगे। जी हाँ, यदि नए विद्यार्थियों को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये शब्द हमने नहीं सुना है, समझ नहीं आया है, तो आपने पूर्व की क्लासों को ढंग से नहीं सुना है भैया। जी हाँ, मैं किसी क्लास में एक नए शब्द आने से पहले उसको पूर्व क्लास में चर्चा कर देता हूं। बस मैं आपसे यह पुनः विश्वास दिलाता हूं, पहली क्लास से लेकर के अभी तक जो विद्यार्थी मेरे साथ बना हुआ है उसको एक भी शब्द ऐसा नहीं लगेगा जिसको मैंने नहीं समझाया है। ठीक, तो आपको जो भी चीज नया लगे आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, या पूर्व की क्लास जाके देखेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। दक्षिणी, तो ये पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, बंदरगाह वाला टॉपिक जाकर के देखेंगे। यहीं पर पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, यहीं पर वीर सावरकर है। देखिए वीर सावरकर जी ने क्या किया है, यहाँ पर एक सॉरी क्या है, वीर सावरकर, एक वीर सावरकर को क्या किया गया भैया? जेल में रखा गया था। वीर सावरकर जी को जेल में रखा गया था, इसलिए यहाँ सेल्यूलर जेल है। क्या है? सेल्यूलर जेल स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। जब मैं आपको परिवहन पढ़ाऊंगा भैया तो परिवहन में भी मैं आपको बताऊंगा, एक हवाई अड्डा है हमारा जो कहाँ पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नाम से है, वो भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा आप देखिए इस दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में ये एक चैनल है जिसका नाम है, या डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है, या ऐसे पूछा जा सकता है दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान को अलग करने वाला पैसेज कौन सा है? तो आप आंसर बताएंगे डंकन पैसेज। इसके अलावा आप देखेंगे उत्तरी सॉरी अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, अंडमान व निकोबार को अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल है। निकोबार की मैं बात करता हूं, इस निकोबार को मैंने 3 भागों में बांट दिया है भैया, कार निकोबार, छोटा निकोबार और देखेंगे महान निकोबार देख लिया है। ठीक, यहां देखेंगे महान निकोबार के बिल्कुल दक्षिण में देखेंगे एक पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो यही इंदिरा पॉइंट है भैया। इस अंडमान निकोबार में भी, निकोबार के भी महान निकोबार में स्थित है, देखिए दक्षिणी भाग में। ठीक, 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। इस जब ये 6 डिग्री 45 मिनट है, इसके जस्ट नीचे 6 डिग्री चैनल है। ये 6 डिग्री चैनल है, ये एक सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को भारत से अलग करता है
6 डिग्री चैनल, इतनी सारी चीजें यदि आपको याद हैं तो मैं आपको पुनः आश्वस्त कर दूं मेरे साथियों कि आपको अंडमान निकोबार के सारे क्वेश्चन याद होने वाले हैं। इधर उधर की 4-5 बातें आप लिख लेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, मुख्यतः 4-5-6 जनजातियां हैं, उनके बारे में मैं आपको नाम बता देने वाला हूं। कौन कौन से यहाँ पर फसलें होती हैं, ठीक है, जिनमें नारियल देख लेंगे, सुपारी देख लेंगे, जो भी चीजें हैं मैंने आपको लिखा दूंगा। और तीसरे नंबर पर यहाँ से यदि एक आध बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर वनस्पति के बारे में पूछ लिया जाएगा, कैसी वनस्पति होगी, ठीक, तो ये भी देख लेंगे। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ सबसे जटिल जो क्वेश्चन बनता है वनों से वो यही है कि भारत में मैंग्रोव वन है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। बस आपको ये बातें यदि आपने याद रख ली हैं तो अंडमान व निकोबार की आपने नस नस खोल दी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर देखिए, मैं जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, अच्छी अच्छी बुक्स मैंने सबका मैं अध्ययन करके उनका निचोड़ लेकर के आया हूं। एनसीईआरटी है, पूरी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ पढ़ा के सारे जितना भी निचोड़ है वो लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर में 4-5-6 साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर स्टेट की बड़ी से बड़ी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कथन कारण निष्कर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को मैं सम्मिलित करके आपको पढ़ाया है और फिर उनका चित्र बनाया है। चित्र बनाने के बाद आपके सामने पेश किया है। तो उन सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं जो नए जुड़े हैं। इसमें हमने कौन कौन सी चीजें लिखी थी उसके बारे में सुन लेते हैं भैया, ठीक है। मैं देखता हूं, मैंने ये अंडमान निकोबार का आपको चित्र दिखाया था, देखिए ये अंडमान निकोबार है, ढंग से अध्ययन कर लीजिए यदि किसी विद्यार्थी ने नहीं किया है तो। आगे देखेंगे, अंडमान निकोबार पर मैंने आपको बता दिया था कि ये अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आप अंतर जान रहे होंगे भैया, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पिछली क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था कि ये अंडमान व निकोबार पर कोई भी किसी भी तरह का यदि मुकदमा चले या किसी भी तरह का कोई विवादित स्थिति रहे तो कौन से राज्य का हाई कोर्ट है वहां पर इस अंडमान निकोबार को लेकर के समस्या का समाधान किया जाएगा, उसका केस चलेगा, आप मुझे बताइए तो कौन सा हाई कोर्ट में इसका मामला चलेगा, बताइए कमेंट करके। अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया था 8249 किलोमीटर स्क्वायर, कितना है, 8249 वर्ग किलोमीटर इस अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल है भैया। मैंने आपको बता दिया कि अंडमान निकोबार में 2 द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। देखिए वैसे देखेंगे अंडमान निकोबार में टोटल 7 द्वीप हैं, सॉरी 7 द्वीप हैं, 2 भागों में उसको बांटा है, अंडमान और निकोबार। तो 2 भाग कौन से हो गए, एक तो अंडमान वाला भाग, एक निकोबार वाला भाग। 7 द्वीप हैं जिनमें से 4 द्वीप अंडमान वाले हिस्से में हैं और 3 द्वीप हैं हम निकोबार में पढ़ते हैं। देखिए तो मुख्यतः 7 द्वीप सम्मिलित हैं जिनमें से अंडमान में 4 द्वीप हैं जिनका भी उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम हमने देख लिया था। उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और फिर छोटा अंडमान है। इसकी चर्चा भी पिछली क्लास में हम कर चुके थे। आगे देखेंगे, निकोबार में हमने 3 द्वीप शामिल किए हैं, इनका भी उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम हमने देख लिया भैया। कार निकोबार, छोटा निकोबार और महान निकोबार, ये भी हम उत्तर से दक्षिण दिशा में निकोबार में 3 द्वीपों की चर्चा कर चुके थे। आगे देखेंगे आप, अंडमान में निकोबार का भारत में विस्तार कितना है। भारत में विस्तार की यदि बात होती है तो मैंने आपको बता दिया था भैया 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक किसका है, अंडमान व निकोबार का भारत में विस्तार है। दूसरे नंबर पर मैं देखूं अंडमान व निकोबार में भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी द्वीप चित्र में देखेंगे तो लैंडफॉल द्वीप है, जो कि भैया अंडमान निकोबार का ही एक द्वीप है। कोको चैनल क्या है, यह म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप के मध्य स्थित है, जिसका नाम क्या है भैया, कोको चैनल है, ठीक। यह आपको सारी बात समझ में आ गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अंडमान व निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भैया, सैंडल पीक है, सैंडल चोटी है। कहां स्थित है, ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहां स्थित है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मैंने आपको बता दिया था मध्य अंडमान है। कौन सा है भैया, मध्य अंडमान है। ये अंडमान व निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान व निकोबार की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान व निकोबार की राजधानी कौन सी है भैया, तो अंडमान व निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। इसके बारे में भी मैंने आपको चर्चा कर दी थी, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक। तो अब हम देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, ये मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। इसमें कौन कौन सी बात याद रखनी है आपको, वो सारी चीजें मैं यहां पर लिख देता हूं भैया, ठीक। ये पोर्ट ब्लेयर है,
इस पोर्ट ब्लेयर में कौन कौन सी बातें हैं जो आपको इधर उधर की याद रखनी है, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भैया वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पर वीर सावरकर को क्या किया भैया, रखा गया था, इसलिए यहाँ पर वीर सावरकर के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमने खोल दिया था, जिसका नाम है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर बना दिया गया। यहाँ पर ही एक जेल है जिसका नाम है सेल्यूलर जेल है। कौन सी है? सेल्यूलर जेल है। और अंडमान निकोबार पर मैं आपको बताऊंगा, पिछले क्लास में मैं आपको प्रवाल भित्ति भी पढ़ा चुका हूं, याद कीजिए, कोरल रीफ भी आपको पढ़ा चुका हूं, प्रवाल भित्ति कह लीजिए या इन्हीं का नाम है मूंगी की चट्टान, आपको चित्र भी बता चुका हूं कैसे निर्माण होता है, चार परिस्थितियां कौन सी हैं, भारत में चार जगह पर ही कौन कौन सी जगह पर उनका निर्माण हुआ है, सारी बातें क्लियर कर चुका हूं। जो भी विद्यार्थी ने नहीं देखा है पूर्व की क्लास में जाके देखेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर पर ही प्रवाल भित्तियों पर अनुसंधान या रिसर्च करने के लिए एक सेंटर हमने खोल दिया है जिसका नाम है प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र। यदि कहां है तो हमारा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। ये तीन बात लिख लेंगे तो पोर्ट ब्लेयर से संबंधित सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी भैया। वो देख लीजिए आप कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं। ठीक, तो ये कौन कौन सी चीजें हैं इनको हम देखने वाले हैं, ये देख लीजिए आप। देखिए पोर्ट ब्लेयर, थोड़ी मैं स्लाइड को सेट करता हूं, एक मिनट आप थोड़ा सा मुझे समय देंगे 2-4 सेकंड का, ताकि मैं सारी चीजें हैं थोड़ा सा सेट कर दूं। ठीक है भैया, आपको उम्मीद है सारी चीजें साफ नजर आएंगी। ठीक है, हाँ हाँ यहाँ रखते हैं इसको। ठीक है, देखिए पोर्ट ब्लेयर की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, इस पोर्ट ब्लेयर में हम देखते हैं भैया कि पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहले तो हम देखते हैं ये राजधानी निकली है, यहां पर हम देखते हैं वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, तो वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहां पर भैया? अंडमान निकोबार में। दूसरे नंबर पर मैं देखता हूं यहीं पर क्या है, एक सेल्यूलर जेल स्थित है भैया। कौन सी जेल है? यहीं पर है सेल्यूलर जेल। यहीं पर हमारी एक जेल है जिसका नाम है भैया सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल स्थित है। ठीक, यहीं पर हम देखते हैं कि भारत का प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र है। भारत का प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र। ठीक, ये कहां पर स्थित है? अनुसंधान केंद्र। तो ये भी यदि पूछा जाए अनुसंधान केंद्र प्रवाल भित्तियों का कहां पर है तो पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की एक राजधानी भी है। आपको इतनी बातें याद रखनी है, याद रख ली है तो आगे मैं चलता हूं भैया, आप देखेंगे सारी चीजें यहां से क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाने वाली है। ठीक, इसका मैं क्या करता हूं भैया, इस स्लाइड का बैकग्राउंड है वो चेंज कर देता हूं ताकि सारी चीजें आपको यहां से समझ में आ जाए। ठीक, ठीक है, अब आप देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको इतनी चीजें लिखाने के बाद मैं आगे लेके चलता हूं। इधर देखिए, इस स्लाइड में देखेंगे हम पोर्ट ब्लेयर की बात कर चुके थे, अब मैं लिखाने वाला हूं दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है। ठीक है, डंकन पैसेज कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच। ठीक, तो दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच डंकन पैसेज। देखिए डंकन पैसेज, और डंकन पैसेज कहां है? यह है दक्षिणी अंडमान, यह है
दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक, इन अंडमानों के क्या है भैया, मध्य में स्थित है। ठीक, सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखना है, इनके मध्य स्थित है। आगे मैं आपको बताऊं 10 डिग्री चैनल कहां है, आप मुझे बताएंगे। तो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान व निकोबार के मध्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है भैया। तो आप इसको भी याद रखेंगे। देखिए 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल कहां है, 10 डिग्री चैनल में हम देखते हैं कि यह अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक, यह है अंडमान तथा निकोबार के मध्य स्थित है। यह अंडमान, पूरा ही लिख देता हूं, तथा निकोबार के मध्य स्थित है। निकोबार के मध्य स्थित है। क्या भैया, 10 डिग्री चैनल है, यह अंडमान और निकोबार के दोनों के मध्य में है। मैंने आपको ये चित्र में भी भैया बिल्कुल क्लियर बता दिया था, पुनः आप देख लीजिए। सारी चीजें बिल्कुल चित्रात्मक बताने की जिम्मेदारी ली थी, सारी चीजें समझाने की जिम्मेदारी ली थी। तो यहां समझ लीजिए ये 10 डिग्री चैनल है, या ये देखिए अंडमान को और निकोबार को अलग करता है। अब मैं लिखने वाला हूं कि निकोबार के भी महान निकोबार पर, यानी इंदिरा पॉइंट कहां है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये महान निकोबार के कहां पर है, बिल्कुल दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। ठीक है, इसको ही मैं लिखने वाला हूं महान निकोबार पर। ठीक, महान निकोबार पर, तो नोट करके लिखता हूं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है बताइए मुझे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है बताइए मुझे, महान निकोबार के महान निकोबार के दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। 45 मिनट पर स्थित है, यानी जो ये इंदिरा पॉइंट है भैया, ये महान निकोबार के, दोबारा सुन लीजिए, महान निकोबार के बिल्कुल दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, इसलिए इसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मान लिया गया है। यहीं से कई बार क्वेश्चन सीधा उठ के पूछ लिया जाता है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। इसके अलावा देखेंगे 6 डिग्री चैनल है, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को भारत से अलग करता है। कथन कारण में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी आपको ये चित्र बनाया है, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। 6 डिग्री चैनल का क्या काम है, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, इसको आप देख लेंगे 6 डिग्री चैनल। तो यहां तक आपने देख लिया था, यहां देखेंगे आप 6 डिग्री चैनल का क्या काम है। देखिए 6 डिग्री चैनल, और आप देखेंगे 6 डिग्री चैनल है, ये क्या काम आता है, ये भारत को 6 डिग्री चैनल, ये है भारत को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से, यानी यह भारत के इंडोनेशिया को यह भारत को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, से अलग करता है, अलग करता है। इसका मतलब आप समझे या नहीं समझे। देखिए भारत और इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया में कई सारे द्वीप हैं, लेकिन एक प्रमुख द्वीप है भारत की तरफ सुमात्रा द्वीप। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत को जो अलग करने वाला चैनल है भैया, जिसका नाम है 6 डिग्री चैनल है। आपको इतनी सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो 2 चीजें आप पुनः चित्र से समझेंगे तो आपको सारे विद्यार्थियों को यह बात क्लियर होगी। दोबारा देखिए
ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। पोर्ट ब्लेयर राजधानी यहाँ है, तो आप यहाँ पर प्लस बना के देखेंगे तो आप देखेंगे ये दिशा जो आ रही है, देखिए यहाँ प्लस यदि आप बनाएंगे पोर्ट ब्लेयर पर तो ये दिशा आ रही है, ये उत्तर है, ये पूरब है, तो उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ से दो स्थान है, दो जगह हैं जो दो ज्वालामुखी हैं। ध्यान रखना, एक तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी या दक्षिण एशिया का ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और एक भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी है नारकोंडम ज्वालामुखी, वो ये रहा। ठीक, और इसके बिल्कुल यहीं पास में ही कौन सा है, बेरन ज्वालामुखी है जो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं कि राजधानी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पश्चिम में, नोट करके इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए कौन सी बात को लिख रहा हूं वो आप पुनः समझने की कोशिश करेंगे। नोट करके क्या लिखता हूं, देखिए नोट करके लिखता हूं, दो बातें लिखूंगा कि अंडमान में निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो देखूंगा मैं पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम उत्तर पूर्व में के उत्तर पूर्व दिशा में दो ज्वालामुखी है। क्या है, दो ज्वालामुखी है। क्या है भैया, दो ज्वालामुखी है, और दो ज्वालामुखी कौन से हैं वो देखिए, सबसे पहला तो है बेरन ज्वालामुखी, जो कि क्या है, भारत का कह लीजिए या दक्षिण एशिया कह लीजिए का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, भारत या दक्षिण एशिया का, भारत या ये एशिया का दक्षिणी भाग है, भारत जहां पर स्थित है, दक्षिणी एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, यानी ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपको याद रखनी है। दूसरे नंबर पर मैं आपको याद करवाता हूं भैया, दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम, और ये नारकोंडम ज्वालामुखी है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। नारकोंडम ज्वालामुखी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि यह भारत का एकमात्र, ये क्या भैया, यह भारत का एकमात्र क्या है, मृत ज्वालामुखी है। यह है भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी है भैया, मृत ज्वालामुखी है। ठीक, तो भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर देंगे भैया नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। बेरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी दो ये कहां पर है, अंडमान निकोबार पर स्थित हैं, ये भी मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में समझा दिए हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, ठीक है, क्या देखेंगे, प्रमुख फसल देख लीजिए, अंडमान निकोबार पर प्रमुख फसल देखते हैं। अंडमान निकोबार पर प्रमुख फसल हम देखते हैं तो चावल देख लीजिए आप, सबसे प्रमुख क्या होते हैं, चावल यहां पर होते हैं खूब। इसके अलावा यहां पर नारियल खूब आराम से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं सुपारी आपको देखने को मिलती है। ये चावल, नारियल, सुपारी तो यहाँ पर प्रमुखता देखते हैं। इसके अलावा संतरा, नींबू, केले वगैरह काफी सारी चीजें यहाँ पर खूब प्रमुखता से उगती हैं, वो बातें भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए, ठीक, आम यहां से होता है, केला यहां से उग जाता है, चीकू यहां से उग जाता है, अनानास यहां से उग जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि इतनी सारी चीजें हैं भैया अंडमान निकोबार में प्रमुख फसल उगती हैं। इनमें से मैं यदि कहें गुरुजी कौन कौन सी बात याद रखें तो चावल, नारियल, सुपारी हैं, ये तीन प्रमुख आपको याद रखना है। प्रमुखतः यहाँ से क्या उगती है, ये तीनों फसल होते हैं। बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है, आम, केला, चीकू, अनानास, नींबू जो भी है उन चीजों की फसल यहाँ से होती है। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे प्रमुख चीज क्या है वो देखिए भैया, अंडमान में निकोबार पर आप मुझे बताइए गुलाबी क्रांति मैंने किसकी बताई थी, आप मुझे कमेंट करके बताएं। गुलाबी क्रांति मैंने आपको फसल में बहुत सारी क्रांतियां पढ़ा चुका हूं, बताइए मुझे गुलाबी क्रांति किसकी सूचक है, क्या उगाया जाता है, बताइए मुझे।
बिल्कुल जी हाँ, मैं यहीं पर बात करने वाला हूं। सर्वाधिक झींगा मछली का उत्पादन होता है वो अंडमान निकोबार पर ही होता है। तो इसलिए याद रखने, अंडमान निकोबार पर सर्वाधिक, नोट करके लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन कारण में कई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अंडमान एंड निकोबार पर सर्वाधिक क्या झींगा मछली का उत्पादन होता है। कौन सी मछली भैया? झींगा मछली का उत्पादन होता है। झींगा मछली का उत्पादन होता है। इसकी बहुत तगड़ी डिमांड होती है, बहुत महंगी बिकती है भैया। झींगा मछली का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। ठीक, तो अंडमान निकोबार पर सर्वाधिक झींगा मछली का उत्पादन होता है। यह भी मैंने आपको इस क्लास के बारे में बता दिया है भैया। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख जनजाति है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारी जनजाति पाई जाती है। ओंगे, ओंगे, ठीक, जारवा, सेंटनलीज, निकोबारी, प्रमुखतः देखो तो सर्वाधिक यहाँ पर जो जनजाति देखने को मिलती है वो भैया निकोबारी ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखता हूं महा अंडमानी, और छठवें नंबर पर है सैम्पेन। जी हाँ, मैं बात करता हूं अंडमान व निकोबार पर मुझे 6 क्या देखने को मिलती हैं भैया, जनजातियां देखने को मिलती हैं, जिनके नाम क्रमशः है ओंगे, जारवा, सेंटनलीज, निकोबारी, महा अंडमानी और सैम्पेन। ये क्या है? अंडमान व निकोबार पर पाए जाने वाली जनजातियां हैं। यहां पर मैं कमेंट करके, सॉरी, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक डैश लगा के इनको लिख देता हूं। ठीक, अंडमान व निकोबार पर 6 जनजाति निवास करती हैं। 6 जनजाति, ये जनजातियां क्या करती हैं? निवास करती हैं। कौन कौन सी जनजाति भैया? ये जो जनजातियां हैं ये निवास करती हैं, इनके आप नाम देख लीजिए। पुनः आपको बता दूं, अंडमान व निकोबार पर भैया 6 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें हम देखते हैं ओंगे जनजाति है। ये पहले नंबर पर कौन सी है? ओंगे जनजाति है। किसी को साफ नहीं दिख रहा है तो पुनः इसको साफ करके लिख देता हूं, क्योंकि मेरा काम है आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट पढ़ाना। क्या पढ़ाना भैया? बिल्कुल आप सभी को स्पष्ट पढ़ाना। किसी भी तरह की समस्या का समाधान, आप किसी भी तरह की समस्या है उसका समाधान करना। इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी को यदि साफ नहीं दिखता है तो हमारे वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा ले। ओंगे, जारवा, सेंटनलीज, निकोबारी, इसके अलावा महा अंडमानी और सैम्पेन, ये 6 जनजातियां हैं जो अंडमान व निकोबार पर क्या करती हैं भैया? निवास करती हैं। इसके अलावा मैं क्या लिखता हूं, इधर उधर की बातों में कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए। सबसे पहले तो मुझे बताएं, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था भैया? 1943 की बात है, 1943 की बात है। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे भैया, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, और सुभाष चंद्र बोस ने इस आजाद हिंद फौज की सहायता से अंडमान पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, अंडमान पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद कहते हैं कि यहीं से एक गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण हमें थोड़ा आजादी में 1947 तक हमें इंतजार करना पड़ा। अपितु यदि बॉस को थोड़ा सा भी समर्थन मिल जाता तो 1943 में ही भारत आजाद हो जाता। इतनी जो भी बातें मिलती हैं ये हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, यहाँ का विषय नहीं है। मेरा काम है आपको ज्योग्राफी में बनाए रखना, इसलिए जो भी विद्यार्थी ने ढंग से हिस्ट्री पढ़ी है वो यहाँ से इस बात को लिंक कर गए होंगे। उसकी ही मैं बात कर लेता हूं कि अंडमान पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, और अंडमान पर कब्जा करने के बाद
अंडमान पर कब्जा करने के बाद देखेंगे अंडमान को अंग्रेज किस नाम से जानते थे और सुभाष चंद्र बोस ने इसको किस नाम से जाना है देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही निकोबार को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया और सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट करके लिखता हूं ताकि आपको सारी चीज समझ में आए। देखिए, नोट करके लिखता हूं। ठीक, तो 1943 की बात है। ठीक है, 1943 वाले इस घटना को मैं बिल्कुल नोट करके लिख देता हूं। ठीक है, कि आजाद हिंद फौज की सहायता से, कौन सी है, आजाद हिंद फौज, और आजाद हिंद फौज की सहायता से, आजाद हिंद फौज की सहायता से किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान पर कब्जा कर लिया था। कब, अंडमान पर, कब की बात है ये, दिसंबर 1943 की बात है। दिसंबर 1943 में कब्जा कर लिया था, कब्जा कर लिया तथा कर लिया था तथा अंडमान का नाम परिवर्तित कर दिया। और क्या परिवर्तित कर दिया वो आप देख लीजिएगा भैया, क्या परिवर्तित किया है वो देखिए। ये अंडमान व निकोबार है, इसको अंग्रेज किस नाम से जानते थे और सुभाष चंद्र बोस ने इसको क्या नाम दिया है वो देख लीजिए आप। ठीक है, अंडमान की बात कर लेता हूं मैं, तो अंडमान व निकोबार यहां मैं लिख देता हूं, यहां देखेंगे अंडमान की मैं बात कर लेता हूं। ठीक, इस अंडमान को अंग्रेज तो बोलते थे भैया रिची द्वीप। ठीक, इस अंडमान को रिची नाम किसने दिया है, रिंची या रिची बोल दीजिए। ठीक है, ये नाम दिया है भैया अंग्रेजों ने। ये नाम किसने दिया है, अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेजों द्वारा इसको नाम दिया गया रिंची द्वीप, यानी अंडमान को वो रिंची कहते थे भैया। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं सुभाष चंद्र बोस ने इसको क्या नाम दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कोई रिंची विंची नहीं है भैया, ये तो शहीद द्वीप है, शहीद द्वीप है, यानी आजाद हिंद फौज के हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए हैं, इसलिए इनको आज से शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा। ये किसने कहा है भैया, सुभाष चंद्र बोस ने इस अंडमान को नाम दे दिया है। देखिए, तो रिंची द्वीप किसने दिया है, अंग्रेजों ने अंडमान का नाम दिया था, और शहीद द्वीप है, सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम दे दिया था भैया। बस आपको ये याद रखना है। जबकि मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, निकोबार की मैं बात कर लेता हूं, निकोबार की मैं बात कर लेता हूं, निकोबार की मैं बात कर लेता हूं। निकोबार द्वीप, और निकोबार द्वीप की यदि मैं बात करता हूं तो अंग्रेज तो इसे क्या बोलते थे, अंग्रेज इसे बोलते थे लिवरिंथ, कौन सा, लिवरिंथ द्वीप। और लिवरिंथ द्वीप कौन बोलता था इसको भैया, इसको बोलते थे अंग्रेज, यानी अंग्रेजों के द्वारा तो इसे लिवरिंथ द्वीप बोला जाता था भैया। तथा मैं बात कर दूं कि इसको कौन सा द्वीप बोला है, स्वराज द्वीप बोल दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। तो स्वराज द्वीप इसको नाम किसने दिया है, स्वराज द्वीप इसको नाम दिया है, ये दिया है भैया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछ भी लिया गया है कि अंडमान को, अंडमान द्वीप समूह को अंग्रेज तो रिची के नाम से जानते थे और बोस ने इसका नाम क्या रखा था, सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा था। ऐसे ही मैं बात करता हूं निकोबार द्वीप की, तो निकोबार द्वीप को अंग्रेज तो बोलते थे लिवरिंथ बोलते थे, लिवरिंथ द्वीप नाम से जानते थे।
इसके अलावा इस निकोबार को जो बॉस जी हैं वो क्या बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस, स्वराज द्वीप के नाम से भैया कहते थे कि ये तो स्वराज द्वीप है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है, ये और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं भैया, ठीक है, इसके अलावा मैं देखता हूं कि हुआ ऐसा कि 23 जनवरी 2023 की बात है, 23 जनवरी 2023 की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है भैया, इस अंडमान निकोबार पर 23 द्वीप थे, इन 23 द्वीपों का नाम बदल करके हमारे क्या है, परमवीर विजेता है 21, उनके नाम पर इन द्वीपों का नाम बदल दिया है। ठीक, तो 21 द्वीपों का नाम बदल करके 21 परम चक्र जो विजेता हैं उनके नाम पर भैया इनका नाम रख दिया था। तो इस बात को भी आप लिख लीजिए, ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिए, नोट करके इस चीज को आप लिख लीजिए। नोट, कथन कारण में क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रखना है, करंट का भी इशू रहा है कि 23 जनवरी 2023 को भारत के तत्कालीन पीएम, यानी उस समय के, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय के 2023 के, तो तत्कालीन पीएम कौन है, मोदी लिख देता हूं क्या, पूरा नाम लिख लेना, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो मोदी द्वारा अंडमान व निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदलकर क्या रख दिया भैया, इनका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल करके 21 परम चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया, बदलकर 21 परम चक्र विजेताओं के नाम पर रखा। ठीक, तो परम चक्र जो विजेता है भैया उनके नाम पर 21 द्वीपों का नाम बदल करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2023 में यह काम कर दिया। ठीक है, आपको यह बात याद रखनी है। इसके अलावा क्या हुआ है, हुआ ऐसा था कि दिसंबर 1943 में, दिसंबर 2043 में क्या किया था भैया, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान पर कब्जा कर लिया था, तो उस डेट से लेकर के 75 वर्ष लगाइए आप, दिसंबर 2023 से दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इस अंडमान पर कब्जा कर लिया था, तो तब से आप 75 वर्ष इसमें ऐड कीजिए, इसमें आप 75 वर्ष ऐड करेंगे तो 2018 का दिसंबर महीना आ जाएगा। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, और 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, इसका मतलब दिसंबर 2018 में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि इस दिसंबर 1943 के 75 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में आज दिसंबर 2018 को हम अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल देते हैं भैया, 3 द्वीपों का नाम बदल के रख दिया है। जैसे रोस द्वीप था उसका नाम बोस द्वीप कर दिया है, ऐसे याद रखिए, यानी रोस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप याद रख दिया है। एक शहीद द्वीप है, उस शहीद द्वीप का नाम बदल करके क्या किया है, नील द्वीप था, शहीद द्वीप का नाम बदल करके नील द्वीप कर दिया है। ऐसे 3 द्वीपों का नाम बदल दिया है। इन चीजों को आप नोट करके यहां पर लिख लेंगे तो सारी चीजें आपकी यहां से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, इसी चीज को देखिए, नोट करके लिखता हूं, नोट दिसंबर 1943 के 75 वर्ष के बाद 75वां क्या मनाई गई, 75वां हमने क्या बनाया, अमृत महोत्सव मनाया है। क्या मनाया भैया, हमने क्या मना लिया है, बताइए आप मुझे, 75वां हमने क्या मना लिया है, दिसंबर 2018 में हमने क्या बनाया है,
या 2075 वर्ष बाद, दिसंबर 2018 कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। दिसंबर 2018 में, दिसंबर 2018 में अंडमान व निकोबार के तीन द्वीपों का नाम बदला गया, ठीक। ये तीन द्वीप हैं, इन तीन द्वीप हैं भैया, इनका नाम है वो बदला गया है। कौन कौन से द्वीप हैं इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले नंबर पर देख लीजिए, पहले नंबर पर मैंने बताया है रॉस द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया है भैया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है, ठीक है। रॉस द्वीप है, पूर्व नाम कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके ऊपर कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे पूर्व नाम और परिवर्तित नाम, या नया नाम कर दीजिए इसको, यानी पहले कौन सा द्वीप था, अब वर्तमान में उसका कौन सा नाम कर दिया है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले नंबर का है, एक है रॉस द्वीप, और इस रॉस द्वीप का नाम बदल करके भैया क्या कर दिया है, रॉस द्वीप का नाम बदल करके कर दिया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक। रॉस द्वीप का नाम बदल करके तो कर दिया है सुभाष चंद्र द्वीप। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है भैया नील द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल करके कर दिया है भैया, नील द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया है, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप कर दिया है। तो रॉस का तो कर दिया है बॉस, और नील का कर दिया है शहीद कर दिया है। और देखिए आप, तीसरा द्वीप है भैया वो है हैवलॉक द्वीप, और इस हैवलॉक द्वीप का नाम कर दिया है स्वराज द्वीप, बदल दिया गया है स्वराज द्वीप। क्या नाम बदल दिया है भैया, स्वराज। बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कौन कौन सी ट्रिक है जिनसे आपको याद रखना है वो आप इधर देखेंगे। देखिए यहाँ रॉस है तो रॉस का कर दिया बॉस, आप याद रखिए, रॉस का क्या कर दिया है बॉस, यानी रॉस कौन है, बॉस कर दिया। बोल कोई रॉस रॉस नहीं है, आप बॉस कर दो इसको, तो रॉस का नाम बदल के बॉस कर दिया है। आप देखिए नील है, नील है यानी शहीद मरने के बाद, शहीद होने के बाद यदि कोई सैनिक कैसा पड़ जाता है, नीला हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, नीला कौन हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। दोनों आपको याद हो गए। एक याद रखना है हैवलॉक है वो स्वराज द्वीप है। आप मुझे बताइए यदि कोई लॉक नहीं है उसको मुक्त कर दें, यदि लॉक से मुक्त कर दे तो वो स्वराज हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। वैसे आपको याद रखना है रॉस का नाम बॉस कर दिया, नील का शहीद द्वीप कर दिया, और हैवलॉक का स्वराज द्वीप कर दिया है। अंडमान निकोबार के हमने 2018 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बदल करके 3 नाम कर दिए हैं भैया, और 3 नाम कौन कौन से हैं वो मैंने आपके सामने बिल्कुल लिख दिए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं अंडमान में निकोबार की हमारी चर्चा चल रही है। अंडमान निकोबार पर मैं एक ही चीज बताता हूं, तो कौन सी बची है वो आप देख लीजिए, ठीक है। देखते हैं यहां पर एक चीज बची है, उसको भी मैं लिख लेता हूं। अंडमान एंड निकोबार पर कौन से वन पाए जाते हैं, या वनस्पति, वन या वनस्पति की मैं चर्चा कर लूं तो भैया अंडमान निकोबार की सारी बातें हम एक साथ समेट देंगे और ये बातें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले मैं देखता हूं तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सदा हरित वन पाए जाते हैं। कौन से, सदा हरित जो वन पाए जाते हैं, सदा हरित वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर मानसून वन पाए जाते हैं, मानसून या पतझड़ वन, इनको ही क्या बोला जाता है, पतझड़ वन बोला जाता है। और तीसरे नंबर पर मैं कहूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि है कोई सा तो मैंग्रोव वन है। कौन से है, मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। RAS 2023 राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था प्री में भैया कि मैंग्रोव वन है भारत में कहां पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे मैं मुख्यतः आपको वन वाला टॉपिक अभी छोड़ रखा है, मानसून वाला टॉपिक छोड़ रखा है। पूर्णतः आपको बताऊंगा कि मुख्यतः आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत में 4 स्थानों पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वो स्थान आपको याद रखने हैं, जिनमें से एक बता देता हूं, अंडमान निकोबार पर स्थित है।
आप देखेंगे अंडमान निकोबार पर 3 प्रकार के ही वन पाए जाते हैं, सदाहरित वन, मानसून पतझड़ वन और मैंग्रोव वन है। इस प्रकार मैं आपको देखता हूं अंडमान निकोबार की मैंने यहाँ पर चर्चा विशेष प्रकार से कर ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं, पुनः आपके पास आ जाता हूं अंडमान व निकोबार की। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको बंगाल की खाड़ी के दूरवर्ती क्षेत्र में जो भैया द्वीप है उसकी मैंने चर्चा कर ली है, और दूरवर्ती में कौन सा है, अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या चर्चा करने वाला हूं ये भी सुन लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में तट के बिल्कुल पास में कौन से द्वीप हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, बहुत जानदार तरीके से करेंगे। आप सभी को यह आश्वस्त कर दूं, जिस तरह हमने बहुत प्यार से इस क्लास में समझा है, इसी तरह से पूर्व की क्लासों में भी हमने प्यार से समझा था, नेक्स्ट आने वाली क्लासों में भी हम प्यार से समझने वाले हैं। उन सभी नए साथियों का अपने हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी से यह आग्रह करता हूं कि सभी अपने दोस्तों को, यारों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, छोटे बड़े भाई बहनों से सभी से यह आग्रह करें कि हमें शानदार तरीके से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आप सरल भूगोल चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आप टॉपिक्स देखेंगे। टॉपिक के प्रत्येक के मैंने पार्ट बनवा के क्रम वाइज आपको सीरियल वाइज डाल दिए हैं, ताकि आपको ढूंढने में कोई समस्या नहीं हो। हम आपकी उच्च क्वालिटी में आपको वीडियोस अपलोड करवा रहे हैं, ताकि आपको देखने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है तो कमेंट करके आप मुझे भैया बता सकते हैं। फिर भी किसी विद्यार्थी का मन नहीं बढ़ता है, पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है, तो 7014495956 पर कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है भैया। हो सकता है मुझे कुछ सुझाव देना चाह रहे हो, कुछ मेरे से सुझाव लेना चाह रहे हो, आप मेरे परिवार हो और मैं आपका परिवार का एक हिस्सा हूं, इसलिए आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे यह आग्रह करता हूं कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है भैया, एक टॉपिक पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहां से बहुत ही मजा आने वाला है। फिर दुनिया की किसी भी कोचिंग से आप तुलना करेंगे तो आप हमको बेहतर पाएंगे, ये मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारी जो टीम हमारे साथ लगी हुई है बिल्कुल प्रमाणित, सबसे सटीक, और जो ज्योग्राफी का ट्रेंड आजकल बदलता जा रहा है, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट करके हमको आपको ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ रही है। इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें एनसीईआरटी का बिल्कुल निचोड़ है, अपना समय बिल्कुल जायज नहीं करें। जो विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ जुड़ के लगातार कंटेंट से नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए हमेशा ज्योग्राफी उनकी होने वाली है और वो ज्योग्राफी के होने वाले हैं। ठीक, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आज हमने अंडमान निकोबार की आज हमने क्या चर्चा की है, आज हमने बंगाल की खाड़ी के दूरवर्ती जो द्वीप है उनकी चर्चा कर ली है, उनमें अंडमान निकोबार थे, बहुत विस्तार से पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अंडमान व निकोबार के हम बंगाल की खाड़ी के तट के निकटवर्ती जो द्वीप हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाबा भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आपको ऐसा आशीर्वाद दें कि आप हमेशा प्रसन्न रहें। ठीक, जलने वाले लोगों से सदा दूर रहें, भगवान आप सभी का कल्याण करेंगे। तब तक कल की क्लास के रात 8 बजते ही सभी को सूचित कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको यह पता लग जाए कि 8 बजने से 10 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भैया फिर से धमाका होने वाला है इस चैनल पर, रात 8 बजते ही आपकी क्लास आ जाने वाली है। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।